हेलो बच्चों, एसपीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज का अपना टॉपिक है रक्त वाहिनियाँ। इससे पहले देखना, हम परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे थे। उसके अंदर यहाँ पर 3 भाग बताए थे इसके, जिसके अंदर पहला था आपका ब्लड या रक्त, दूसरा था इसके अंदर रक्त वाहिनियाँ और तीसरा था इसमें हृदय। देखो, ब्लड के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियों के अंदर आपको ये बताया था कि जो रक्त वाहिनियाँ होती है, इनके अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। रक्त वाहिनियों का जो अध्ययन होता है, अध्ययन की क्रिया को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। इसके अलावा देखना, रक्त वाहिनियाँ किसे कहते हैं कि जिन नलिकाओं से या जिन नलिकाओं में रक्त प्रवाहित होता है या रक्त बहता है, उन्हें रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। जिन नलिकाओं के अंदर रक्त प्रवाहित होता है या बहता है, उन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। अब देखना, अपने शरीर के अंदर यहाँ पर 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। एक आती है यहाँ पर धमनी, एक आती है यहाँ पे सीरा और एक आती है यहाँ पे केशिका। 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। धमनी हो गई, सीरा हो गई और केशिका। अब देखना, जैसे ये हृदय है और ये यहाँ पे हो गए बॉडी पार्ट्स या फिर शरीर के अंग। तो यहाँ पर हृदय से ब्लड को ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियाँ होती है, उन रक्त वाहिनियों को क्या कहेंगे? धमनी कहते हैं। हृदय से ब्लड को ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी कहते हैं। इसके अलावा शरीर के अंगों से जो रुधिर होता है, उसको हृदय की ओर लाने वाली जो नलिकाएं होती है, उन नलिकाओं को सीरा कहते हैं। जो शरीर के अंग होते हैं, वहाँ से रुधिर को हृदय की ओर लाने वाली जो नलिकाएं होती है, उन नलिकाओं को सीराएं कहते हैं। तो देखना, एक तो है आपकी धमनी और एक है सीरा। दोनों के अंदर अंतर क्या है? जो धमनियाँ होती है, ये हृदय से रुधिर को कहाँ पे लेके जाती है? बॉडी पार्ट्स या शरीर के अंगों के अंदर लेके जाती है। अब देखो, हृदय से लेके जा रही है, इसका मतलब है O2 युक्त या फिर जो शुद्ध रुधिर होता है, उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करने वाली जो रक्त नलिकाएं होती है, उन रक्त नलिकाओं को धमनियाँ कहते हैं। सेकंड है इसके अंदर यहाँ पे सीरा। सीरा का मतलब क्या है? शरीर के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं या अंग होते हैं, वहाँ से अशुद्ध रुधिर या फिर आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे CO2 युक्त जो रक्त होता है, उसको हृदय के अंदर लाने वाली जो रक्त वाहिनियाँ होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? सीरा कहते हैं। अब देखो, इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। दोबारा देखना, रक्त वाहिनियाँ ऐसी नलिकाएं जो शरीर के अंदर रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, या फिर ऐसी नलिकाएं जिनके अंदर रक्त बहता है, उन नलिकाओं को रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। रक्त वाहिनियों के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। 3 प्रकार आता है। एक थी धमनी, एक आती है इसमें सीरा और एक आती है इसमें केशिका। देखो, रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती है। एक धमनी है, दूसरी सीरा और तीसरी केशिका। अब देखो, अभी बताया धमनी किसे कहते हैं? हृदय से शरीर के अंगों में रुधिर ले जाने वाली जो नलिकाएं होती है, उन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? धमनियाँ कहते हैं। जो धमनियाँ होती है, इनकी जो दीवार होती है, ये कैसी होती है? यहाँ पर मोटी होती है। धमनियों की दीवार मोटी होती है। इसके अलावा इनका जो व्यास होता है, ये कम रहता है। धमनियों का जो व्यास है, ये यहाँ पर क्या रहेगा? कम रहता है। इसके अलावा शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है,
या फिर रक्त दाब होता है, इसका जो मापन होता है, रक्त दाब का जो मापन होता है, ये भी किसके द्वारा किया जाता है? धमनियों के द्वारा किया जाता है। देखो दीवारें इसकी कैसी होती है? मोटी होती है, साथ ही इनका व्यास क्या होता है? यहाँ पे कम होता है। इसके अलावा जो रक्त वाहिनियाँ होती है, इनके द्वारा रक्त दाब या फिर जो ब्लड प्रेशर होता है उसका मान ज्ञात किया जाता है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति, इसके अंदर जो बीपी का मान होता है ये 120 से लेकर के 80 mmHg होता है। यहाँ पे देखना बीपी की बात कर रहा है कि बीपी का मान कितना होता है? 120 से लेकर के 80 mmHg। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके ब्लड प्रेशर या रक्त दाब की बात कर रहा है कि यहाँ पे कितना होगा? 120 से लेकर के 80 mmHg। इसके अलावा यहाँ पर जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ ये शरीर में ऊतकों के अंदर पाई जाती है या फिर ऊतकों में धसी रहती है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो गहराई के अंदर पाई जाती है। जो धमनियाँ होती है ऊतकों में या फिर जो गहराई होती है बॉडी के, या फिर जो ऊतक होते हैं उनके अंदर गहराई के अंदर धसी हुई होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी धमनी होती है उसे क्या बोलते हैं? महाधमनी। सबसे बड़ी जो धमनी है उसे क्या कहेंगे? महाधमनी कहते हैं। इसके अंदर एक अपवाद आता है। देखो सामान्य आप ये बोल रहे हो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों के अंदर रुधिर ले जाती है, और कैसा रुधिर है? यहाँ पे शुद्ध रुधिर का वहन करती है, उन्हें धमनी कहते हैं। लेकिन अपवाद आता है यहाँ पे, जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी, इसके अंदर यहाँ पर अशुद्ध रुधिर बहता है। फुफ्फुसीय धमनी के अंदर किस प्रकार का रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर। यानी कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है ये हृदय के दाएं भाग से जो ब्लड होता है या फिर रक्त होता है इसको फेफड़ों के अंदर ले जाने का कार्य करता है या फिर करती है। देखो अपवाद स्वरूप यहाँ पे जो फुफ्फुसीय धमनी है इसके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है, और ये हृदय के दाएं भाग से जो अशुद्ध रुधिर होता है उसको फेफड़ों के अंदर भेजने का कार्य करती है। अब देखना सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे शिरा। शिरा, शिरा किसे कहते हैं? यहाँ पर शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाने वाली जो नलिकाएं होती है उन नलिकाओं को क्या कहेंगे? शिराएं कहते हैं। देखो शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं वहाँ से अशुद्ध रुधिर को हृदय के अंदर लाने वाली जो नलिकाएं होती है उन नलिकाओं को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? शिराओं के नाम से जाना जाता है। शिराओं की जो दीवार होती है ये यहाँ पर क्या रहेगी? पतली होती है। दीवार क्या है? यहाँ पर पतली है। इसके अलावा व्यास की बात करोगे तो व्यास क्या है? यहाँ पर अधिक होता है। व्यास क्या रहेगा? यहाँ पे अधिक होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है इसका मान भी क्या होता है? कम होता है। जो शिराएं होती है, शिराओं के अंदर जो रक्त दाब होता है उसका मान क्या रहेगा? कम होता है। जबकि धमनी की बात करोगे तो धमनी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसका मान क्या रहेगा? अधिक होता है। देखो शिराओं की बात करें, शिराओं के अंदर जो दीवारें होती है ये पतली होती है, व्यास इनका अधिक होता है। इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है उसका मान क्या होता है? यहाँ पर कम होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो शिराएं होती है, शिराएं, यहाँ पर शिराओं के अंदर जैसे जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन लगाने, इसके अतिरिक्त यहाँ पर ग्लूकोज चढ़ाने और ब्लड सैंपल
लेने का कार्य ये किससे किया जाता है? यहाँ पर शिराओं से। देखो क्वेश्चन अच्छा है कि इंजेक्शन धमनी या शिरा इनमें से किस में लगाया जाता है? तो शिरा हो गई। इसके अलावा ग्लूकोज कहाँ पे चढ़ाई जाती है? शिराओं के अंदर। साथ ही जो ब्लड सैंपल होता है वो धमनी या शिरा किस में से लिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिराएं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो शिरा होती है वो कौन सी है? यहाँ पे महाशिरा। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? यहाँ पे महाशिरा। इसके अतिरिक्त देखना यहाँ पे जो शिराएं होती है इसके अंदर भी अपवाद आता है। एक फुफ्फुसीय शिरा, एक अपवाद है फुफ्फुसीय शिरा का। ये क्या करती है? यहाँ पर फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को हृदय के अंदर, हृदय के बाएं भाग की ओर लाने का कार्य करती है। देखो शिराओं के बारे में एक बार तो हम ये बता रहे हैं कि अशुद्ध रुधिर को हृदय के दाएं भाग के अंदर लाने का कार्य करती है, लेकिन यहाँ पे अपवाद स्वरूप आता है। फुफ्फुसी जो शिरा होती है ये फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को हृदय के बाएं भाग के अंदर लाने का कार्य करती है। तो ये इसके अंदर एक अपवाद हो गया। नंबर 3 आता है यहाँ पे केशिका। नंबर 3 आता है इसके अंदर केशिका। केशिकाएं यहाँ पर महीन जाल नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। जाल नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है और ये जो विभिन्न अंग होते हैं उनके अंदर जाल के रूप में पाई जाती है। शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं वहाँ पर ये जाल के रूप में उपस्थित होती है। देखो रक्तवाहिनियाँ 3 प्रकार की है। पहली है यहाँ पे धमनी, दूसरी शिरा और तीसरी है केशिका। देखो धमनियाँ क्या कर रही है? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में शुद्ध रुधिर को ले जाने का कार्य करती है। धमनियों की जो दीवार होती है ये मोटी होती है, इनका व्यास कम होता है। इसके अलावा इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर या फिर रक्तदाब है ये भी क्या होगा? जो रक्तदाब का माप होता है वो भी किसके अंदर किया जाता है? धमनी के अंदर। या फिर जो ब्लड प्रेशर है इसका मान भी अधिक होता है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर ब्लड प्रेशर का मान होता है 120 से लेकर के 80 mmHg। धमनियाँ शरीर में जो ऊतक होते हैं उसके अंदर या फिर गहराई के अंदर धसी हुई होती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी धमनी है वो कौन सी आती है? इसमें महाधमनी। अपवाद आता है यहाँ पे कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है ये अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों के अंदर ले जाने का कार्य करती है। सेकंड आता है यहाँ पे शिरा। शरीर के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रुधिर होता है उसको हृदय के अंदर लाने वाली जो नलिकाएं होती है उन नलिकाओं को शिराएं कहते हैं। इन शिराओं के अंदर जो ब्लड प्रेशर है या रक्तदाब है इसका मान क्या होता है? कम होता है। शिराओं के अंदर जो इंजेक्शन होता है उसको लगाया जाता है, साथ ही ग्लूकोज चढ़ाई जाती है और जो ब्लड सैंपल होता है ये भी शिराओं से लिया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो शिरा होती है वो महाशिरा होती है। साथ ही यहाँ पे भी अपवाद है कि जो फुफ्फुसीय शिरा होती है ये फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को हृदय के बाएं भाग के अंदर डालने का कार्य करती है। फिर आता है इसमें केशिका। महीन जालनुमा संरचना होती है जो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँची फैली रहती है। अब कौन से भाग जहाँ पर शिरा और धमनियाँ नहीं फैली होती है वहाँ पर कौन सी संरचनाएं फैली रहती है? केशिकाएं उपस्थित होती है। देखो जो ऐसी धमनियाँ जो छोटी होती है उन्हें धमनिकाएं कहते हैं। जो छोटी धमनियाँ होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? धमनिकाएं। और जो छोटी शिराएं होती है उन्हें शिरिकाओं के नाम से जाना जाता है। देखो छोटी धमनियों को धमनिकाएं कहते हैं और छोटी जो शिराएं होती है उन्हें शिरिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका रक्तवाहिनियाँ। देखो इसके बाद में आता हृदय। अब देखो नंबर 3 आता है यहाँ पे हृदय।
या फिर हार्ट। देखो रक्त परिसंचरण के 3 भाग बताए थे यहाँ पे, एक था ब्लड, एक था रक्त वाहिनियाँ और एक था यहाँ पे हृदय। तो यहाँ पे अब तीसरी संरचना कौन सी आती है? हृदय। देखो हृदय यहाँ पर इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो उत्पत्ति इसकी भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होती है। हृदय की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा उत्पत्ति होती है। इसके अलावा एक पेशीय अंग होता है जिसकी संरचना बंद मुट्ठी के समान होती है। संरचना किसके समान होती है? बंद मुट्ठी के समान। और इसका जो कलर होता है ये किस प्रकार का होता है? यहाँ पे गुलाबी रंग का होता है। इसके अलावा हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हृदय आवरण कहते हैं। हृदय के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को क्या बोलते हैं? हृदय आवरण कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हृदय आवरण के अंदर जो तरल पदार्थ उपस्थित होता है उसे हृदयावरणी तरल के नाम से जाना जाता है। हृदय आवरण के अंदर उपस्थित जो तरल होता है उस तरल को क्या बोलते हैं? हृदयावरणी तरल कहते हैं। और ये जो तरल होता है ये कार्य क्या करता है? हृदय स्पंदन के दौरान यहाँ पर हृदय के अंदर जो घर्षण होता है उस घर्षण को कम करने का कार्य करता है। देखो हृदय के चारों ओर एक आवरण है, इस आवरण को क्या बोलते हैं? यहाँ पे हृदय आवरण। यहाँ पर हृदय आवरण के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, इस तरल को क्या बोलते हैं? हृदयावरणी तरल के नाम से जाना जाता है। हृदयावरणी जो तरल होता है ये कार्य क्या करता है? जब हृदय धड़कता है या स्पंदन करता है तो उस दौरान हृदय की दीवारों पे ऊपर लगने वाला जो घर्षण होता है उस घर्षण को कम करने का कार्य करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो हृदय है, हृदय की जो भित्तियाँ होती है ये 3 प्रकार की होती है। हृदय के ऊपर 3 प्रकार की भित्तियाँ पाई जाती है। एक होती है बाह्य हृदय आवरण, एक होता है मध्य और एक होता है अंतः हृदय आवरण। हृदय की जो भित्तियाँ होती है इसे 3 भागों के अंदर बाह्य, मध्य व आंतरिक के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके बाद में ये तो आता है यहाँ पे इसकी जनरल इंट्रोडक्शन या फिर हृदय की जो बाह्य संरचना है उससे संबंधित। अब आता है इसके अंदर हृदय की आंतरिक संरचना। अब मेन यही है आपके कि हृदय की आंतरिक संरचना को समझाइए। हृदय की आंतरिक संरचना, देखो हृदय की जो आंतरिक संरचना है इसके बारे में देखना। हृदय यहाँ पर 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। कितने कोष्ठों से मिलकर बना होता है? 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। एक चीज और देखना, यहाँ पर जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा में जो हृदय है उपस्थित होता है। अब वक्ष गुहा में हृदय कहाँ पर उपस्थित होए? जो दोनों फेफड़े होते हैं उनके बीच में, दोनों जो फेफड़े, दोनों फेफड़ों के बीच में यहाँ पर जो हृदय वो उपस्थित होता है। हृदय का जो अग्रभाग है ये स्टर्नम की ओर और जो पश्चिम भाग होता है ये यहाँ पर डायफ्राम की ओर स्थित होता है। देखना जो हृदय होता है कहाँ पर पाया जाता है? वक्ष गुहा। ये वाला जो भाग है अपना, इस भाग के अंदर हृदय उपस्थित होता है। अब देखना दोनों ओर यहाँ पर फेफड़े पाए जाते हैं। इन फेफड़ों के मध्य की ओर कुछ बाईं ओर यहाँ पर हृदय उपस्थित होता है। अग्र भाग, ऊपर वाला भाग किसकी ओर होता है? यहाँ पर स्टर्नम की ओर। और पश्चिम भाग यहाँ पर डायफ्राम की ओर स्थित होता है। अब देखना, दोबारा देखना आंतरिक संरचना की ओर। आंतरिक संरचना के अंदर कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ उपस्थित होते हैं, जिसके अंदर ऊपर के जो 2 कोष्ठ होते हैं, ऊपर के 2 कोष्ठ, उन कोष्ठों को क्या बोलते हैं? यहाँ पर आलिंद कहते हैं। ऊपर के 2 कोष्ठ क्या कहलाएंगे? आलिंद कहलाते हैं। और नीचे के 2 कोष्ठ यहाँ पर नीले कहलाते हैं।
देखो ऊपर के कोष्ठ तो क्या कहलाते हैं, आलिंद कहलाते हैं, और नीचे के जो कोष्ठ होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, निले के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखना यहाँ पर जो 4 कोष्ठ है इन्हें दायां और बायां भाग के नाम से जाना जाता है। जिसके अंदर जो दायां भाग है उसके अंदर दायां आलिंद और दायां नीले, इसी प्रकार से जो बायां भाग है इसके अंदर बायां आलिंद और बायां नीले उपस्थित होता है। देखो दाएं भाग के अंदर दायां आलिंद दायां नीले और बाएं भाग के अंदर बायां आलिंद बायां नीले उपस्थित होता है। इसके बाद में देखना यहाँ पे जो दायां भाग होता है इसके अंदर अशुद्ध रुधिर उपस्थित होता है। दाएं आलिंद व दाएं नीले के अंदर किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है, अशुद्ध रुधिर, जबकि जो बायां भाग होता है इसके अंदर शुद्ध रुधिर उपस्थित होता है। जो बायां भाग है उसके अंदर किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है, शुद्ध रुधिर उपस्थित होता है। इसके अलावा देखना कि जो आलिंद होते हैं, दोनों जो आलिंद है, दोनों आलिंदों के मध्य यहाँ पर अंतरा आलिंद पट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दोनों आलिंदों के मध्य अंतरा आलिंद पट उपस्थित होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो अंतरा आलिंद पट है शिशु के अंदर या फिर जो गर्भावस्था होती है उस दौरान इसके अंदर गर्त उपस्थित होते हैं, और जो गर्त होते हैं इन्हें फासा ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। फासा ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो शिशु होता है उसके अंदर इन गर्तों के अंदर एक क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिसे फिरेमन ओवेल के नाम से जाना जाता है। देखो जो गर्त होते हैं गर्तों को तो किस नाम से जाना जाता है, फासा ओवेलिस के नाम से, और जो शिशु होता है उनके अंदर अंतरा आलिंद पट के अंदर एक छिद्र उपस्थित होता है, उस छिद्र को फिरेमेन ओवेल के नाम से जाना जाता है। तो इधर देखना दोनों आलिंदों के मध्य का जो पट है उस पट को क्या कहेंगे, अंतरा आलिंद पट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आलिंद व नीले, आलिंद व नीले के बीच का जो स्थान होता है इसे आलिंद नीले पट के नाम से जाना जाता है। देखो आलिंदों के मध्य का भाग तो क्या कहलाता है, अंतरा आलिंद पट, और जो आलिंद और नीले का जो भाग है उसे आलिंद नीले पट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखना जो आलिंद नीले पट होता है, आलिंद नीले पट, इस पट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर वाल या फिर कपाट उपस्थित होते हैं, वाल या फिर कपाट उपस्थित होते हैं, जो कार्य क्या करते हैं, आलिंदों से ब्लड को नीले के अंदर आने देते हैं। और ये वाल यहाँ पर द्विवल्नी व त्रिवल्नी प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के वाल होते हैं, द्विवल्नी व त्रिवल्नी कपाट। देखो आलिंद और नीले के जो पट होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, कपाट उपस्थित होता है, और ये कपाट द्विवल्नी भी होते हैं और त्रिवल्नी कपाट के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखना यहाँ पर जो आलिंद है इसमें से यहाँ पर जो फुफ्फुसीय कांड है, आलिंद यहाँ पर फुफ्फुसीय कांड से फुफ्फुसीय धमनी निकलती है, फुफ्फुसीय धमनी निकलती है। अब ये फुफ्फुसीय धमनी कहाँ से निकलती है, दाएं आलिंद वाला जो भाग है उसकी ओर से, या फिर हृदय का जो दायां भाग है उसमें से फुफ्फुसीय धमनी निकलती है। और ये जो फुफ्फुसीय धमनी है अशुद्ध रुधिर को कहाँ पर लेके जाने का कार्य करती है, यहाँ पर फेफड़ों के अंदर ले जाने का कार्य करती है। इसके अलावा देखना इसी प्रकार से जो बायां भाग है, बायां भाग इसमें भी यहाँ पर जो फुफ्फुसीय कांड वाला भाग है इसमें से फुफ्फुसीय शिरा निकलती है, फुफ्फुसीय शिरा
निकलती है और ये जो फुफ्फुसी शिरा होती है ये फेफड़ों में से जो शुद्ध रुधिर होता है उसको यहाँ पर बाएं आलिंद के अंदर लाने का कार्य करती है। इधर देखना, जो बायां भाग है उसके अंदर भी फुफ्फुसी शिरा निकलती है जो कि कार्य क्या कर रही है, फेफड़ों में से जो शुद्ध रुधिर होता है उसको बाएं आलिंद के अंदर लाने का कार्य करती है। और इसी प्रकार से जो फुफ्फुसी धमनी है ये अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों के अंदर कहाँ से लेके जा रही है, दाएं आलिंद से अशुद्ध रुधिर को यहाँ पर जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर ले जाने का कार्य करती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो महाधमनी और जो महाशिराएं होती है इनके अंदर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। किस प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। अब देखो महाधमनियों के अर्धचंद्राकार कपाट कब खुलते हैं, जब शरीर के अंदर ब्लड को यहाँ पर पंप किया जाता है उस दौरान अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं। और साथ ही जो महाशिराएं हैं इनके अर्धचंद्राकार कपाट कब खुलते हैं, जब शरीर में से जो अशुद्ध रुधिर होता है हृदय के अंदर लाया जाता है उस वक्त ये कपाट खुलते हैं। तो देखना यहाँ पर जो हृदय है इसकी संरचना के बारे में दोबारा देखना। देखो हृदय यहाँ पर 4 कोष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। ऊपर के 2 कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 कोष्ठ यहाँ पर नीले कहलाते हैं। इसके अलावा दायां और बायां 2 भाग है। दाएं भाग के अंदर दायां आलिंद दायां नीले होता है और बाएं भाग के अंदर बायां आलिंद बायां नीले। दायां भाग इसके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है जबकि जो बायां भाग है इसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। दोनों जो आलिंद है इनके मध्य अंतरा आलिंद पट उपस्थित होते हैं। ये जो पट है इनके अंदर यहाँ पर गर्त उपस्थित होते हैं जिन गर्तों को फासा ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। और जो शिशु होता है शिशु के अंदर इन गर्तों के मध्य एक छिद्र उपस्थित होता है जिसे फिरेमिन ओवेल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो आलिंद और नीले है इनके मध्य आलिंद नीले पट उपस्थित होता है। आलिंद नीले पट इनके अंदर वाल या फिर कपाट पाए जाते हैं जो कि द्विवल्नी या फिर त्रिवल्नी प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जो आलिंद है दाएं भाग में वहाँ से फुफ्फुसी कांड में से फुफ्फुसी धमनी निकलती है जो हृदय में से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों के अंदर ले जाने का कार्य करती है। इसी प्रकार से जो बायां भाग है वहाँ पर फुफ्फुसी शिरा होती है जो कि फेफड़ों में से जो शुद्ध रुधिर होता है उसको हृदय के अंदर लाने का कार्य करती है। अब देखना डायग्राम की बात करोगे आप तो डायग्राम के अंदर इसमें आपको 4 भाग बनाने हैं। देखो देखो ये इसका दायां आलिंद और ये वाला इसका दायां नीले हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला भाग बायां आलिंद और ये नीचे वाला बायां नीले हो गया, ठीक है। ये बाहर का जो आवरण है इसे हृदय आवरण के नाम से जाना जाता है। बाहरी जो आवरण है इसे हृदय आवरण के नाम से जाना जाता है। देखो ऊपर के जो 2 कोष्ठ है इन्हें आलिंद और नीचे वाले जो 2 कोष्ठ होते हैं इन्हें नीलियों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो दायां आलिंद है इसके अंदर यहाँ पर महाशिरा खुलती है। दायां आलिंद के अंदर कौन सी शिरा आएगी, महाशिरा आती है। इसके अलावा जो बायां आलिंद है इसमें से महाधमनी इसमें से बाहर निकलती है। साथ ही यहाँ पर देखना जो आलिंद वाला भाग है या दायां भाग है इसी में से जो फुफ्फुसी धमनी होती है
ये बाहर निकलेगी और बाहर निकल करके कहाँ पर जाती है, फेफड़ों के अंदर। तो यहाँ पर देखना जो फुफ्फुसीय धमनी होती है ये इस भाग से CO2 युक्त जो रुधिर होता है उसको कहाँ पे लेके जाती है, फेफड़ों के अंदर ले जाने का कार्य करती है। साथ ही यहाँ पर जब फेफड़ों के अंदर ब्लड का शुद्धिकरण होता है उसके पश्चात जो ब्लड होता है ये फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा वापस किसके अंदर डाल दिया जाता है, यहाँ पर जो बाया आलिंद होता है उसके अंदर इसको डाल दिया जाता है। इसके अलावा देखना यहाँ पर ये ऊपर वाला भाग है आलिंद, इन दोनों के मध्य जो पट पाया जाता है इस पट को अंतरा आलिंद पट के नाम से जाना जाता है। इस पट को किस नाम से जाना जाता है, अंतरा आलिंद पट के नाम से। अब ये जो पट होता है इसके अंदर उबार और गर्त उपस्थित होते हैं, इन गर्तों को किस नाम से जाना जाता है, फासा ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर जो शिशु होता है उसके अंदर ये जो गर्त होते हैं उनके अंदर छिद्र उपस्थित है और उन छिद्रों को फिरेमिन ओवेल के नाम से जाना जाता है। नीचे देखना ये वाला जो भाग है ये यहाँ पर नीले और आलिंद, ये आलिंद और नीले का यहाँ पे जुड़ने वाला जो स्थान है उसे आलिंद नीले पट के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर आलिंद और नीले आपस में जुड़े रहते हैं उस भाग को किस नाम से जाना जाता है, आलिंद नीले पट के नाम से जाना जाता है। ये जो पट होते हैं यहाँ पर द्विवर्णी व त्रिवर्णी कपाट उपस्थित होते हैं। आलिंद नीले जो पट है वहाँ पर कौन से कपाट पाए जाते हैं, द्विवर्णी व त्रिवर्णी कपाट उपस्थित होते हैं, जिनमें से जिनके कारण जो रुधिर होता है ये आलिंद से नीले के अंदर स्थानांतरित होता है। इस प्रकार से जो हृदय है उसकी आंतरिक संरचना है। अब देखो आगे अपना टॉपिक आएगा इसमें हृदय की क्रियाविधि, जो कि अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।